Hello and welcome back to our channel Uniclass Chemistry, Class 12 Physics, Chapter number 11, Dual Nature and Radiation of Matter, and we are in the final lecture of this chapter. There it is lecture number 4. आज के हमारे पास दो टॉपिक्स हैं, दैट इज फोटोन्स जिसके हमें कैरेक्टरिस्टिक्स जाननी है एंड दैट इज अ वेव नेचर ऑफ अ मैटर. अब अर्लियर एक्सपेरिमेंट्स में हमें पहले ये जानना है कि जो यूनिवर्स हमारा है, ये पहले भी हम बात कर चुके हैं कि जो हमारा यूनिवर्स है वो दो चीज़ों से मिलकर बना है. दैट वन इज रेडिएशन एंड द सेकंड इज मैटर. मैटर एंड रेडिएशन से ये होल यूनिवर्स जनरेटेड है. अब जो हमारे पास रेडिएशन है और मैटर है वो एक चीज़ है या दो चीज़ है, अलग अलग है, ये साथ में है. जिसके बारे में जब इनिशियल एक्सपेरिमेंट्स हुए थे तो वहाँ पता लगा था कि रेडिएशन अलग चीज़ है, मैटर अलग चीज़ है. कि रेडिएशन के पास तो वेवलेंथ ऑफ फ्रिक्वेंसी होती है, रेडिएशन के पास मोमेंटम नहीं होता, लेकिन मैटर के पास उसमें मोमेंटम होता है, मास होता है. देन यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्शन हमारे पास ये आई कि रेडिएशन एंड मैटर कहाँ लिंक करते हैं, क्योंकि रेडिएशन और मैटर से यूनिवर्स बना है. तो ये लिंक कहाँ करते हैं? तो ये लिंक यहाँ करते हैं कि रेडिएशन, जब हम रेडिएशन पर थे तो रेडिएशन में जब हमने माना कि ये वेव नेचर है, तो पिछली थ्योरीज से हमने कंक्लूजन निकाला कि जो पिछली थ्योरीज हमने देखी थी, जो पार्टिकल नेचर था, एनर्जी या जो वेव का पार्टिकल नेचर था, वो पार्टिकल नेचर में हमारे पास फोटोन्स या फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो हमारे पास जनरेट होते थे और वो पैकेट्स होते थे, उनके एनर्जी पैकेट्स होते थे. इसकी एच म्यू एनर्जी होती थी, एच प्लैंक्स कांस्टेंट एंड म्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट. तो जनरली एनर्जी जो थी वो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती थी. अब अगर पार्टिकल्स के पास एनर्जी या फोटो इलेक्ट्रॉन्स के पास एनर्जी है तो एनर्जी जहाँ स्ट्राइक करेगी वहाँ फोर्स लगाएगी. एनीथिंग दैट्स एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स, तो फोर्स लगने से जब हम कोई चीज़ कोलाइड करेगी, फोर्स लगेगी, तो जनरली है वहाँ कुछ रिवर्ट बैक मोमेंटम हमें मिलेगा. मोमेंटम मिलेगा तो वहाँ हमारे पास मैटर में भी मोमेंटम एंड द रेडिएशन में पार्टिकल नेचर पर भी मोमेंटम. सो फ्रॉम दिस डायरेक्ट थ्योरी आइंस्टाइन प्रपोज दैट द फोटोन्स एक नया वर्ड निकला जो फोटोन्स हमारे पास होते हैं, that photons is having an energy and that energy is responsible for the momentum of the particles that are generally included in the wave. वेव के अंदर जो पार्टिकल्स इंक्लूडेड होते हैं उन ईच एंड एवरी पार्टिकल के बाद एनर्जी होगी एंड दैट एनर्जी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मोमेंटम इन द वेव. बिकॉज ऑफ द हेल्प ऑफ क्वांटम फिजिक्स से एक क्वांटा और पैकेट्स और जो फोटोन्स हमारे आए उसकी एनर्जी हमारे पास आ गई एच म्यू. आइंस्टाइन के पास ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट भी आ गया कि जो मोमेंटम होता है दैट इज इक्वल टू, अब एच म्यू हमारे पास है तो एच म्यू अपॉन सी, बिकॉज जो पार्टिकल है उसके पास स्पीड ऑफ लाइट होगी, तो हमारे पास जो फॉर्मूला बनेगा दैट इज एच म्यू अपॉन सी. द पार्टिकल वॉज लेटर नेम्ड एज फोटोन, जो पार्टिकल का नाम भी रखा गया एंड दैट पार्टिकल हैज अ नेम गॉट फोटोन. पार्टिकल लाइक बिहेवियर ऑफ लाइट, जो पार्टिकल लाइक बिहेवियर भी रे ऑप्टिक्स में जो बाद में आया कि रे एक पार्टिकल की तरह चलती है, एक सीधी लाइन में चलती है, रे में चलती है, वो भी इसी क्वांटम थ्योरी से आगे कैटेगराइज किया गया. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोटोन. फोटोन जो हमारे पास एक पार्टिकल है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे. अब अगर एक फोटोन इन इंटरैक्शन ऑफ रेडिएशन विद मैटर, रेडिएशन एक मैटर के साथ इंटरैक्ट करेगी, then the radiation behaves as if it is made up of particles called photons. जिससे पहले की वीडियो है आइंस्टाइन का जो इक्वेशन था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, वो भी यही कहता था कि whenever the particle या whenever the radiation strikes the surface, उसके पास एक एनर्जी होगी एच म्यू, और वो पार्टिकल्स जो रेडिएशन इंटरैक्ट की है वो पार्टिकल्स की वजह से पार्टिकल्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह रिएक्ट करेगी, क्योंकि रेडिएशन जो है वो बिल्डिंग ब्लॉक्स जो क्वांटा या जो फोटोन्स है उन्हीं से बनी हुई.
और जो फोटोन के पास एनर्जी है, सेकंड पॉइंट, फोटोन के पास जो एनर्जी है दैट इज एच म्यू एंड इट हैज अ मोमेंटम, क्योंकि अब मोमेंटम की बात आ गई है, मोमेंटम होगा बिकॉज ऑफ पार्टिकल नेचर। अब पार्टिकल नेचर है उसमें मैटर होगा, देन इट विल शो द मोमेंटम, और मोमेंटम का फॉर्मूला दैट इज एच म्यू अपॉन सी एंड म्यू अपॉन सी इज इक्वल टू एच अपॉन लैम्डा, लैम्डा इज वेवलेंथ, v is the mu is the frequency of the light and the c is the speed of light, क्योंकि जो पार्टिकल होगा वो स्पीड ऑफ लाइट की स्पीड से ही मूव करेगा। अब जो फोटोन्स है वो पहले बता चुका है कि इंडिपेंडेंट होते हैं इंटेंसिटी के, इंटेंसिटी का कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगर हम 5 वॉट का बल्ब लें, 10 वॉट का बल्ब लें या 20 वॉट का बल्ब लें, 100 वॉट का बल्ब लें, उससे फोटोन्स की एनर्जी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एनर्जी इफ इंक्रीज व्हेन द फ्रीक्वेंसी इज चेंज, इंक्रीज ऑन फोटोन, क्योंकि इंटेंसिटी बढ़ाने पे सिर्फ फोटोन्स का इंक्रीज होगा कि अगर 5 वॉट का बल्ब पे तो 5 फोटोन्स निकलेंगे, 100 वॉट का बल्ब पे तो 100 फोटोन्स निकलेंगे, तो उन फोटोन से जो लाइट की इंटेंसिटी है, लाइट की इंटेंसिटी यानी कि करंट जनरेशन पर फर्क पड़ेगा, हमारी एनर्जी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। एनर्जी पर जब भी असर पड़ेगा तब हमारे पास स्टॉपिंग पोटेंशियल पर फर्क पड़ेगा। फोटोन्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, न्यूट्रल होंगे फोटोन्स एंड इज नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से डिफ्लेक्ट नहीं होंगे, क्योंकि फोटोन्स का जो असर है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से फोटोन पर असर नहीं देगा, बिकॉज दे आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। क्योंकि चार्ज हमारे पास होता है, तो चार्ज होता है वो नेगेटिव की तरफ, अगर पॉजिटिव चार्ज हो नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा, नेगेटिव नेगेटिव है तो वो रिपेल करेंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करेंगे। आज इट इज़ एन मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर भी जो नॉर्थ नॉर्थ पोल होते हैं वो अट्रैक्ट, नॉर्थ नॉर्थ रिपेल करते हैं, नॉर्थ साउथ अट्रैक्ट करते हैं, आज वाइस वर्सा। अब जो हमारे पास फिफ्थ पॉइंट है दैट इज टोटल एनर्जी एंड टोटल मोमेंटम इज कंजर्व्ड, क्योंकि जो फोटोन है वो सरफेस के ऊपर स्ट्राइक करेगा, अपनी सारी एनर्जी दे देगा, सारी एनर्जी दे देगा। अब सारी एनर्जी जो देगा और जो पार्टिकल अंदर है, जो इलेक्ट्रॉन अंदर है, उसको सरफेस से बाहर लाने में वो सारी एनर्जी ट्रांसफर हो जाएगी, बिकॉज एनर्जी इज नाइदर डिस्ट्रॉयड नाइदर क्रिएटेड, it is changed from one to another, one medium to another medium transfer होगी, not destroyed nor created, total energy और total momentum भी conserved रहने वाला है। So that's how the characteristics of a photon, जो फोटोन का पूरी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो इन्हीं 5 पॉइंट्स में पूरी हो जाते हैं, क्योंकि जो फोटोन का पूरा हमारे पास थ्योरी है एट एनसीईआरटी, पूरी जो एनसीईआरटी में दी हुई है वो ये थ्योरी पर फोटोन्स की कैरेक्टरिस्टिक्स हमारी पूरी हो जाएंगी। नाउ वी विल डू द वेव नेचर ऑफ अ मैटर। अब मैटर में कैसे वेव नेचर होता है उसकी जानकारी हमें डी ब्रॉगली, साइंटिस्ट डी ब्रॉगली, दिस लुइस विक्टर डी ब्रॉगली या डी ब्रॉय भी प्रोनाउंस करते हैं इसको, डी ब्रॉय थ्योरी से हम उसको समझ सकते हैं। So let us look out on that. So that's the next topic, wave nature of a matter. अब मैटर का वेव नेचर हमारे पास सबसे पहली बार डी ब्रॉगली साइंटिस्ट ने सामने रखा। डी ब्रॉगली की हाइपोथेसिस जो थी उससे उन्होंने ये थोड़ा सा जो अपनी थ्योरी पेश की दैट कि अगर हमारे पास रेडिएशन है, रेडिएशन अगर डुअल नेचर शो कर सकती है, वेव और पार्टिकल नेचर, सो वाई नॉट द पार्टिकल, जो पार्टिकल होते हैं नेचर में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन हमारे पास जो होते हैं वो क्यों नहीं वेव लाइक करेक्टर शो करते, वेव लाइक करेक्टर शो क्यों नहीं करते। लेकिन उन्होंने अपनी हाइपोथेसिस में करा कि जो मूविंग पार्टिकल्स हैं वो सूटेबल कंडीशन अगर हो, जो मूविंग पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स मैटर के पार्टिकल्स जो हमारे पास हैं वो सूटेबल कंडीशन में वेव लाइक प्रॉपर्टीज को शो करेंगे। यानी कि वेव लाइक जो हमारे पास जो वेव्स पहले आती थी, दैट व्हेन अ वेव इज ट्रैवलिंग द एनर्जी इज ट्रैवलिंग, नॉट द पार्टिकल्स ऑफ वेव ट्रैवलिंग।
जो हमारे पास नेक्स्ट जो वेव आई वो लॉन्गिट्यूडनल लैटिट्यूडनल वेव्स आती थी, जिसमें पार्टिकल ऑक्सीलेट करता था सिर्फ, और वेव्स जो है, वेव्स की एनर्जी जो है, एनर्जी आगे ट्रांसमिट होती थी। लेकिन यहाँ पर जो हमारे पास पार्टिकल मूव करेगा ये एनर्जी भी लेकर चलेगा, साथ ही साथ पार्टिकल भी मूव करेगा, और साथ ही साथ इसमें जो वेव्स हैं वो एक जैसे कि अगर स्मॉलेस्ट पार्टिकल को अगर हम लें, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कोई भी एग्जांपल लें, तो अगर हम एक इलेक्ट्रॉन को लेकर चलें, दैट समथिंग इज सपोज टू बी एन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को अगर लेकर चलें हम, जैसे कि अगर ये इलेक्ट्रॉन हमारे पास है, इस पेन की टिप हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है, तो अगर ये आगे बढ़ेगी तो द वेव्स, दीज आर द वेव्स दैट कवर द इलेक्ट्रॉन, और वो भी साथ चलेंगे, और द वेव्स, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हमारे पास एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है और उसके ऊपर जो वेव्स चल रही है हमारे पास, तो दैट कंसीडर द थर्ड टाइप ऑफ वेव, क्योंकि एनर्जी भी ट्रैवल कर रही है एज वेल एज द पार्टिकल भी ट्रैवल कर रहा है, तो यहाँ पर हमारे पास ये तीसरी टाइप की वेव बन जाती है, दैट इज कॉल्ड मैटर वेव, और जो इनकी वेवलेंथ होती है दैट इज कॉल्ड मैटर वेव, और एज वी कॉल्ड द डी ब्रॉगली वेवलेंथ। इन वेव्स को हम कहेंगे मैटर वेव्स, और जो इनकी वेवलेंथ होगी उसको कहेंगे डी ब्रॉगली वेवलेंथ। एंड दैट फॉर्मूला ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ इज, अब इस वेवलेंथ को अगर हम लें तो वेवलेंथ इज इक्वल टू h/p, क्योंकि उसी प्रीवियस फॉर्मूला से आया, लेकिन ये पता नहीं लगने दिया कि उस प्रीवियस फॉर्मूला से ये फॉर्मूला आया है, क्योंकि पहले हम मोमेंटम का मानते थे कि p इज इक्वल टू h/λ, so lambda is equal to h/p, where h is the Planck's constant and p is the momentum of the wave. वेव के पास मोमेंटम पहले से पता चल गया, हमें आ गया, उसी आगे हाइपोथेसिस को कंटिन्यू करते हुए डी ब्रॉगली ने आगे ये रिलेशन निकाला। और अब जो हमारे पास h, तो h तो हमारे पास वही रहेगा, लेकिन मोमेंटम में m और हमारे पास आ जाएगा m इज इक्वल टू मास एंड v इज द वेलोसिटी। लाइट की स्पीड से mc भी ले सकते हैं, लाइट की स्पीड से जो पार्टिकल नेचर है, पार्टिकल है वो जो मूव करेगा, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन जो मूव करेगा, दैट्स फॉर द मूवमेंट। तो हमारे पास ये भी हो सकता है, और यहाँ पर डुअल नेचर ऑफ मैटर जो है वो एविडेंस के तौर पर यहाँ पर प्रूव किया कि ये जो डुअल नेचर है वो मैटर में भी शो होता है, आइदर देन the radiation. Also one more thing, when the electron is moving, the motion of the particle, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, कोई और है, तो उसके पार्टिकल की मोशन को कंट्रोल करने वाली वेव्स ही होंगी, जो मैटर वेव्स है हमारे पास वही उस पार्टिकल के मोशन को कंट्रोल करेंगे। So this includes the quantitative एनालिसिस। यहाँ पर हमारे पास जो क्वांटिटेटिव एनालिसिस है, जो न्यूमेरिकल्स में फॉर्मूलाज यूज होने वाले हैं, उसके बारे में कुछ थ्योरी हमारे पास आती है। सो लेट अस लुक एट द क्वांटिटेटिव एनालिसिस। अब क्वांटिटेटिव एनालिसिस को हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन हमने लिया, जिसको हमने एक्सेलरेट करा। इनिशियल फेज में वो रेस्ट पे था, लेकिन अब हमने एक्सेलरेट करके उसको पोटेंशियल v की तरफ ले जाना है। जो उसका एनर्जी है दैट इज काइनेटिक एनर्जी, वो उसकी वर्क डन के इक्वल होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ने काम किया है वहाँ पर। इलेक्ट्रिक फील्ड ने जितना वर्क डन किया है वो काइनेटिक एनर्जी के इक्वल आ जाएगा। अब जो हमारे पास आता है काइनेटिक एनर्जी दैट इज इक्वल टू के इज इक्वल टू ई वी। और जो इलेक्ट्रॉन था उसके पास मास m था और चार्ज e था, तो के ई इलेक्ट्रिक फील्ड में काम करेगा, v वेलोसिटी से मूव करेगा, तो k इज इक्वल टू ई वी। ऑल्सो जो k का फॉर्मूला है हमारे पास हाफ mv² बनता है, वही मास वेलोसिटी हमारे पास आता है, वही है इलेक्ट्रॉन का चार्ज आ गया। ठीक है, तो k इज इक्वल टू हाफ mv² हमारा बनता है। अब इसको हमने थोड़ा सा अपने तरफ से मॉडरेट करने का सोचा है कि इस फॉर्मूले को अगर हम m² कर दें, m से मल्टीप्लाई और m से डिवाइड कर दें, तो हमारे पास m² v² डायरेक्टली इक्वल टू p² के इक्वल आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू मोमेंटम। मोमेंटम के इक्वल आ जाएगा, तो हमारे पास m जो है वो नीचे बच जाएगा, बिकॉज m² v²। तो ये पूरी टर्म जो है वो p के इक्वल आ गई।
So directly the kinetic energy is K is equal to half P square upon M. P square upon M. और ये डायरेक्टली K के इक्वल है, तो हम P स्क्वायर की टर्म्स में लेते हुए इस 2M को लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे, तो P स्क्वायर इज इक्वल टू 2MK. अब स्क्वायर को भी इधर कर दें, तो P इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2MK. M यहाँ पर मास है और K हमारे पास काइनेटिक एनर्जी है. अब इस काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो दैट गिव्स अस अंडर रूट 2MEV. M मास, E चार्ज एंड V इज द वेलोसिटी. अब हमारे पास जो एक और टर्म आती है H इज इक्वल टू लैम्डा, वेवलेंथ इज इक्वल टू प्लैंक्स कांस्टेंट अपॉन मोमेंटम. ये पिछले वाले या इसी टर्म से हमारे पास जो फॉर्मूला बनता है, जो हमारे पास अभी इलेक्ट्रॉन का या फोटोन का कॉन्सेप्ट जो हमने किया, उससे ये फॉर्मूला हमारे पास आता है. अब ये जो P मोमेंटम की वैल्यू है, अगर हम इस वैल्यू में इस फॉर्मूला में पुट कर दे, तो हमारे पास फॉर्मूला कुछ ऐसा बनेगा, दैट H इज इक्वल टू वेवलेंथ इज इक्वल टू H अपॉन अंडर रूट ऑफ 2ME. और ME और V की वैल्यू हमें पता है, या H की वैल्यू हमें पता है, M की वैल्यू हमें पता है और E की वैल्यू हमें पता है. और एज वी नो द वैल्यूज, उन वैल्यूज को हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे. H, M और E प्लैंक्स कांस्टेंट, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन. वी विल पुट द वैल्यू ऑफ इट एंड वी गॉट इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ जो हमारे पास आएगी, दैट इज इक्वल टू 1.227 अपॉन अंडर रूट V nanometer. And now the under root V is concluded as the magnitude of accelerating potential. ये हमारे पास बनेगा accelerated potential, और इसकी जो in magnitude we will consider it in volts. वोल्ट में कंसीडर करेंगे, जो हमारे पास ये वैल्यूज पुट कर देंगे, हमारे पास वेवलेंथ ऑफ अ वेव आ जाएगी. और ये जो टर्म्स आएंगी हमारी, ये नैनोमीटर में आने वाले, क्योंकि वेव को जनरली हम कंसीडर करेंगे इन नैनोमीटर्स. सो दैट्स कंसीडर्ड बाय डी ब्रॉगली. जो वेवलेंथ की इक्वेशन है हमारे पास, ये आ जाएगी. और इसी वेव नेचर में काम करने के लिए जो हमारे डी ब्रॉगली साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज से भी अवॉर्डेड किया गया इन 1929. और इसी मैटर वेव पिक्चर को एलिगेंटली हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के जरिए भी समझा जाने लगा आगे. हेजनबर्ग ने इसके ऊपर काम किया. जो हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, ये हम क्लास 11th केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं, कि ये हमारे पास ये बताता है कि अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल, एक टाइम पे जो इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और मोमेंटम का एक टाइम एग्जैक्टली सेम टाइम पर पता लगाना इम्पॉसिबल है. एक टाइम पर उसकी पोजीशन आज वाला से मोमेंटम नहीं पता लगा सकते. देयर इज ऑलवेज सम अनसर्टेनिटी वेयर इज डिनोटेड बाय डेल्टा एक्स, और जो हमारे पास मोमेंटम में अनसर्टेनिटी होने वाली है. जब डेल्टा एक्स 0 होगा तो डेल्टा पी इन्फिनिटी पर होगा, और जब डेल्टा पी 0 होगा तब डेल्टा एक्स मस्ट बी एट इन्फिनिटी, क्योंकि दोनों नॉन जीरो कंपोनेंट होने चाहिए, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट जीरो नहीं होना चाहिए. और इसी में काम किया आगे डी ब्राउली ने, जो कि बताया कि इलेक्ट्रॉन का अगर डेफिनेट मोमेंटम है वेयर डेल्टा पी है 0, सो इट हैज़ डेफिनेट वेव लेंथ. अगर एक इलेक्ट्रॉन का डेफिनेट मोमेंटम है, p इज इक्वल टू 0 है, डेल्टा p इज इक्वल टू 0 है, देन इट हैव अ डेफिनेट वेवलेंथ लैम्डा. एंड द वेव ऑफ डेफिनाइट वेवलेंथ एक्सटेंड्स ऑल ओवर स्पेस. सो दैट्स द समराइजिंग टॉपिक. अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को हम क्लास 11th में काफ़ी थोरोली पढ़ चुके हैं, यहाँ उसकी उतनी ज़रूरत नहीं है. दैट्स द समराइजिंग टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर. Chapter 11, Dual Nature of Radiation in Matter. I hope you will all understand the chapter topics that is studied by me and easily understand it because it's a very easy chapter. So that's the summarizing
of this chapter, and we will continue the chapter number 12. We will start the chapter number 12 from tomorrow, that is atoms, and we will cover this syllabus at least until November 30th. So thank you so much for all for the videos, and bye bye.